हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम जो है मॉडर्न हिस्ट्री के रिवॉल्ट ऑफ 1857 को अच्छे से समझेंगे और इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि क्या है 1857 का रिवॉल्ट, उसके सिमरिंग डिसकंटेंट क्या है, और 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसके जो मेजर कॉजेज़ थे वो कौन कौन से थे। जैसे इकोनॉमिक कॉजेज़ में क्या क्या आते हैं, पॉलिटिकल कॉजेज़ क्या थे, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़ क्या थे, सोशियो रिलीजियस कॉजेज़ क्या थे। तो आइए वन बाय वन करके डिटेल में समझते हैं कि 18 सबसे पहले ये समझते हैं कि द रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्या था, किस टाइप का रिवॉल्ट था। तो जो 1857 का रिवॉल्ट था ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट जो है एक बहुत बड़े लेवल पे रिवॉल्ट था, ठीक है। लेकिन ये रिवॉल्ट तो एट द एंड में जा कर के अपने गोल को अचीव नहीं कर पाया। मतलब जिस उद्देश्य से ये रिवॉल्ट स्टार्ट किया गया था वो पर्पस फुलफिल नहीं हुआ। फिर भी इस रिवॉल्ट का अपने में बहुत सिग्निफिकेंस है। तो ये रिवॉल्ट स्टार्ट किस लिए हुआ था? ये रिवॉल्ट जो है ब्रिटिश में ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो इंडिया आई थी एज अ ट्रेडर कंपनी बन के ट्रेड करने के लिए। उस कंपनी के खिलाफ, उस कंपनी के शासन के खिलाफ पहला मेजर स्केल पे रिवॉल्ट था ये 1857 का। और सिमरिंग डिसकंटेंट क्या थे, ऐसे कौन कौन सी वजह बनी थी जिससे लोगों के अंदर इतना उबाल आ रहा था, इतना सिमरिंग डिसकंटेंट हुआ था विद्रोह करने के लिए। तो क्या था कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एक नंबर की धोखेबाज कंपनी थी। वो लोग जो भी कहते थे वो अपने वादे से हमेशा मुकर जाते थे। जैसे बहुत आपने पीछे भी पढ़ा होगा कि बहुत सारी ट्रिटीज साइन करते थे। जैसे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुआ था और मराठाओं से इन्होंने फाइट किया था, वार किया था। तो ये क्या करते थे, जब ये कोई वार हार जाते थे, लूज़ कर देते थे कोई वार को, तो क्या होता था कि ये ट्रिटी साइन कर लेते थे। और जब ये ट्रिटी साइन करते थे तो खुद ही बाद में उस ट्रिटी के जो प्रोविजंस होते साइन भी यही करते थे। और एट द एंड में क्या करते थे, उस ट्रिटी के सारे प्रोविजंस को टाइम देखने पे, सही टाइम आने पे क्या करते थे, तोड़ देते थे। और फिर से जो है कहने का मतलब है कि ये पीठ पीछे से वार करने वाले लोग थे, ठीक है। तो ये था। और क्या था कि अब देखते हैं कि 1857 का जो रिवॉल्ट था उसके जो मेजर कॉजेस थे उनमें से वन बाय वन करके एक एक कॉजेस को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इकोनॉमिक कॉजेस, ठीक है। तो इकोनॉमिक कॉजेस में क्या होगा कि जो कंपनी थी, जैसे कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और ज़मींदार थे उनकी भूमि पर ये लोग क्या करते थे, उनकी लैंड पर ये लोग बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स इम्पोज कर देते थे। जैसे कि आपने सुना होगा रहलवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी, ये सारी जो थी सारे सिस्टम को इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। ज़मींदारी जो सिस्टम था उसमें ये क्या करते थे कि ज़मींदार बैठा देते थे और उनसे कह देते थे कि हमें भाई इतना पैसा आप देना है आपको। और ज़मींदार भी सोचते थे कि इतना अंग्रेज़ों को देना है तो इसमें कुछ हम भी अपना रख लेते हैं। और हाँ, एक चीज़ और था, अगर ज़मींदार टाइम पे इनको टैक्स नहीं देते थे जो ये डिसाइड किए रहते थे अंग्रेज़, तो क्या करते थे कि ये उस ज़मींदार को हटा के किसी दूसरे ज़मींदार को रख देते थे। तो इससे क्या था कि ज़मींदारों के ऊपर भी एक अपना क्या था, एक बर्डन था कि उनको इतना पैसा कलेक्ट करके इन तक देना ही है और साथ में अपना भी कट रखना है, क्योंकि उनकी ज़मींदारी उनके हाथ से कब निकल जाए उनको खुद भी नहीं पता होता था। तो ठीक है, तो वो क्या करते थे, इन सब में पिसता कौन था, बेचारा किसान। किसान पे क्या होता था कि जो ज़मींदार होते थे वो अंग्रेज़ों को टैक्स देने के लिए बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स इम्पोज कर देते थे। अब किसान जब उनको टैक्स देगा और प्लस जो है ज़मींदार अपना भी हिस्सा ले लेते थे, तो इससे क्या होता था कि जो किसान होता था उस पर बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स इम्पोज हो जाता था, जिससे कि किसान देते देते बेचारा थक जाता था। और क्या होता था कि जैसे कि जब ये आते थे ऑफिसर्स जो हैं अंग्रेज़ों के, कहते थे कि हमें टैक्स दीजिए, और ये कहो कि किसान के पास टैक्स नहीं होता था, तो वो दौड़ के किसके पास जाता था, अपने लैंड ओनर के पास, लैंडलॉर्ड के पास, ज़मींदारों के पास। और ज़मींदारों से क्या करता था, उस टाइम पे एक उधार लेता था, एक कर्ज लेता था और ला करके इनको दे देता था। इससे क्या होता है कि डेप्ट ट्रैप्स होता है, वो जो ज़मींदार होता था वो जो किसान को
टैक्स देता, वो जो किसान को देता था पैसा, उस पर वो बहुत ज़्यादा ब्याज लगा देता था। और जब उस पर वो बहुत ज़्यादा ब्याज लगा देता था तो क्या होता था कि एक डेब्ट ट्रैप शुरू हो जाता था। वो किसान अपनी पूरी ज़िंदगी उस कर्ज को, उस ब्याज को चुकाते चुकाते मर जाता था, और उसके मरने के बाद ये कहो कि उसका बेटा भी पूरी ज़िंदगी चुकाए तो वो भी ना चुका पाए। इस तरीके से डेब्ट ट्रैप हो जाता था। तो और क्या हुआ कि ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति आई थी, उससे क्या हुआ कि ये लोग जो ब्रिटेन में बनने वाला कपड़ा था, इंडिया से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे, और वहाँ जो कपड़ा बनाते थे वो इंडस्ट्री में, उस कपड़े को क्या करते थे, आकर के इंडिया में सस्ते दामों पे बेच रहे थे। और एट द टाइम जो इंडिया का कपड़ा होता था, इंडिया के जो स्पिनिंग व्हील्स होते थे, उनको इन्होंने पूरा क्या किया, बर्बाद कर दिया। कैसे कि इंग्लैंड के जो कपड़े होते थे वो जब इंडिया का जो कपड़ा होता था वो जब इंग्लैंड में बन करके ज़्यादा था तो उस पर हैवी ड्यूटी इम्पोज कर देते थे, जिससे कि वो कपड़ा वहाँ बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता था, और इंडिया के लोग उसको वहाँ तक उस इंग्लैंड के मार्केट में ले जाने के काबिल ही नहीं रह जाते थे। और क्या हुआ कि आपने देखा होगा कि क्या था, 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। उस बैटल के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसके पास फर्स्ट टाइम रेवेन्यू राइट्स कलेक्शन का जो था राइट्स आया था, और वहीं से ब्रिटिश राज स्टार्ट होता है, कंपनी का शासन स्टार्ट हुआ था। ठीक, तो क्या हुआ कि जब कंपनी का शासन स्टार्ट हो गया तो ये जो कंपनी के लोग थे, ये आसपास के इलाकों में हैवी टैक्स इम्पोज तो करते ही थे, प्लस क्या करते थे, वहाँ की जो हैंडलूम इंडस्ट्री थी उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया इन्होंने, जिसको कार्ल मार्क्स ने अपने 1853 में कहा भी है कि जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इंडिया के जो हैंडलूम इंडस्ट्री थी उसको पूरी तरीके से, स्पिनिंग व्हील को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। और ये बर्बाद कैसे हुआ, जो इंग्लैंड में जो इंडस्ट्री में कपड़े बनते थे उसको यूरोपियन मार्केट के जो था उसको इंडिया के लिए खोल दिया था। देखिए दोस्तों, अगर ये लोग जो है, जैसे कि अगर ये अपने इंग्लैंड में इंडिया का कपड़ा अगर इंग्लैंड में ना भी बिकने देते, तो भी इंग्लैंड जो इंडिया का मार्केट था, अगर वो उसको इंडिया के लोगों के लिए ओपन रखे होते, तो भी इंडिया अपने लोगों के लिए कपड़ा बना के सेल्फ सफिशिएंट था। मतलब यहाँ के जो छोटे मोटे लोग थे जो कपड़ा बनाते थे, बुनते थे, अगर वो इंडिया के लोगों को ही बेचते तो उनका गुजर बसर हो जाता। लेकिन ये लोग इंडिया के कपड़े को बाहर तो बिकने नहीं दिए, प्लस इंडिया में ही इंडिया के कपड़े को नहीं बिकने दिए। इंडिया में किसका कपड़ा बिकने दिए, ये अपनी इंडस्ट्री से, जो इंग्लैंड की इंडस्ट्री से बन के कपड़ा आता था उसको इंडिया में बेचने लगे थे। मतलब इंडिया के लोगों के लिए इंडिया का ही मार्केट बंद कर दिए। तो इस तरीके से ये क्या किए, पूरी इंडस्ट्री ख़राब कर देते हैं। और क्या हुआ कि इन्होंने ज़बरदस्ती इंडिगो की खेती करवाई। मतलब जो इनके काम की चीज़ें होती थी उसको ये लोग क्या करते थे, उगाते थे। इंडिया के लोगों से जानबूझ के उसको कहते थे कि आप ये खेती करिए, आप चावल गेहूँ मत उगाइए, अगर उगाइए भी तो उसको इंग्लैंड के लोगों के लिए कंज्यूम करने के लिए करिए खेती। तो इस तरीके से कुछ इकोनॉमिक्स रीज़न थे। और क्या रीज़न्स थे कि बड़ी संख्या में जो सिपाही थे वो तो खुद किसान वर्ग के थे। जब देखते थे कि एग्रीकल्चर फील्ड में इतना ज़्यादा हैवी टैक्स इम्पोज हो रहा है तो वो टैक्स नहीं दे पाते थे, और वो भाग करके कहाँ चले गए, सिपाही। मतलब वो इन्हीं इंग्लैंड मतलब यूरोपीय लोग को, जो ब्रिटिश कंपनी के जो सिपाही थे उसी में जाके वो भर्ती हो गए। लेकिन जब उनको ये पता चलता था कि हमारे गांव के लोगों के साथ ये ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, तो उनके अंदर एक गुस्सा भरा हुआ रहता था कि हम तो यहाँ इनको सर्विस दे रहे हैं लेकिन ये हमारे लोगों को मतलब चूस रहे हैं टैक्स के नाम पे। और क्या था कि तो ये थे हमारे कुछ इकोनॉमिक्स रीजंस। अब आते हैं हम कुछ पॉलिटिकल रीजन में। राजनीतिक कारण क्या थे, राजनीतिक कारण में अंग्रेज़ों की जो विस्तारवादी नीति थी, जो मतलब एक्सपेंसरी पॉलिसी थी, वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एक बहुत घटिया नीति थी। ठीक है, तो क्या हुआ कि 1857 का जो ये रिवॉल्ट था, इसका मेन जो रीज़न था वो अंग्रेज़ों की एक्सपेंसरी पॉलिसी ही थी। और क्या था, ये लेके आते थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आते थे, और सब्सिडरी अलायंस, बिलेज अली का आपने सुना होगा, जिसके तहत जो है हैदराबाद जो था वो सब्सिडरी अलायंस के थ्रू जो है फर्स्ट ऐसा राज्य बना था जिसने जो है साइन किया था सब्सिडरी अलायंस को। कब साइन किया था, 1789 में। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आए थे लॉर्ड डलहौजी, जिसके बाद झांसी, सतारा, नागपुर, इन सबको क्या किया था, एनेक्स कर लिया था। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है,
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक ऐसी नीति है जिसके थ्रू जो है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी राजा का अपना खुद का बेटा नहीं है, तो वो जो है उनके मरने के बाद जो उनका सिंहासन होगा उसको ईस्ट इंडिया कंपनी उस पर एज अ रूल करेगी, एज अ रूलर। ठीक, मतलब कि हिंदू लॉ के हिसाब से अगर एक राजा एक किसी को गोद ले लेता है तो जो उसका गोद लिया हुआ बच्चा होता है वो राजगद्दी पे बैठता है राजा के बाद। लेकिन अंग्रेज़ों ने कहा नहीं, हम ये नियम नहीं चलने देंगे और सब्सिडरी लाए, सॉरी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब कि अगर राजा का खुद का बेटा नहीं है तो राजा के मरने के बाद जो है उस राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अधिकार में ले लेगी। तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये था, और क्या था कि अंग्रेज़ों को जो है, जैसे कि जो अवध राज्य था उसको बेवजह ही अंग्रेज़ों ने जो है मिस गवर्नमेंट के आधार पे क्या किया, उसको एनेक्स कर लिया था। तो इस प्रकार से ये जो बड़ी संख्या में जो थे, और क्या करते थे, जो भारतीय शासक थे उनको सब्सिडरी अलायंस के थ्रू धीरे धीरे करके उनको एनेक्स, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू धीरे धीरे करके बहुत सारे राज्यों को एनेक्स कर लिए। तो जिससे जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे उनके अंदर भी गुस्सा था, और जहाँ जहाँ भी ये एनेक्स करते थे वहाँ पे हैवी ड्यूटी इम्पोज कर देते थे टैक्स के नाम पे। तो वहाँ का किसान भी पागल हो गया था, एकदम भिखारी बन गया था। तो इस प्रकार से जो थे ये कुछ पॉलिटिकल कॉजेज़ थे जिसके वजह से 1857 रिवॉल्ट हुआ। अब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़ क्या होते हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़ पे जैसे मान के चलते हैं कि जो जो पुलिस थे और जो ऑफिसर्स थे बड़े बड़े, ये सब तो थे किसके चमचे, इन्हीं ईस्ट इंडिया कंपनी के चमचे थे, अंग्रेज़ों के ही। तो ये क्या करते थे, ये एक नंबर के धोखेबाज होते थे। ये जो कहते थे वो कभी नहीं करते थे। जैसे कि मान लीजिए किसी राजा ने किसी किंग ने सब्सिडरी अलायंस साइन कर दिया, तो ये कहते थे कि ठीक है, अगर बाहर से कोई इन्विज़न होता है तो उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको अपनी आर्मी खुद की रखनी नहीं है और आप अपना कार्य करिए, बस हमें देते रहिएगा पैसा, टैक्स। ठीक, और क्या है कि हम आपकी चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ऐसा ये कहते थे। लेकिन ये एक नंबर के धोखेबाज थे, इंटरफेयर खूब भर भर के करते थे ये। ठीक है, उसके बाद कुछ हमारे जो हैं, अब आके देखते हैं हम सोशियो रिलीजियस का रीज़न्स क्या था। सोशियो रिलीजियस रीज़न में जैसे कि 1853 में क्रिश्चियन मिशनरीज आने लगे थे भारत में। तो उसमें क्या था कि क्रिश्चियन मिशनरीज के लोग आते थे और वो लोग यहाँ के लोगों को कहते थे तुम्हारा हिंदू धर्म बेकार है, हमारा क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर लो, तुम्हारा मुस्लिम धर्म बेकार है। ठीक, मतलब वो अपने धर्म को सुपीरियर बनाते थे, और जो यहाँ के रीजनल लोगों का जो अपना रिलीजियस था उसको ये लोग ढकिया, मतलब उसको बहुत ख़राब बताते थे। और क्या था कि इन्होंने एक एक्ट लेके आए थे जो कि ये कहता था कि अगर, जैसे कि रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट था 1856 में लेके आए थे। इसमें क्या था कि अगर कोई जो है, अगर कोई क्रिश्चियन धर्म एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको अपने अपने पापा की प्रॉपर्टी राइट्स मिलेंगे, मतलब उसको उत्तराधिकार बनाया जाएगा। लेकिन अगर कोई हिंदू है और अगर उसके पिताजी मर जाते हैं तो उसका जो बच्चा है उसको अपने पापा का जो प्रॉपर्टी है वो नहीं मिलेगी। तो इस तरीके के ये जो है एक्ट लेके आते थे जिससे कि लोगों के अंदर गुस्सा भरा। और क्या था कि इन्होंने एट द टाइम पे सती प्रथा, कुछ अच्छी चीज़ें की थी, लेकिन अब बात कर रहे हैं 18वीं शताब्दी की, तो उस समय पे कहाँ लोगों का माइंडसेट इतना होगा। तो जैसे कि सती एबॉलिशन कराया था इन्होंने, और क्या था, विडो रीमैरेज एक्ट पास करवाया था। और ये कहो कि ये नहीं पास करवाते थे, बल्कि इसके लिए भी हमारे ही लोग लड़ लड़ के इनसे पास करवाते थे, कहते थे तो ये पास कर देते थे। लेकिन लोगों के माइंड में यही था कि इसको तो, इसके पीछे कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ब्रिटिशर्स हैं वो हैं। जैसे लोगों के अंदर गुस्सा फूटा, कह रहे ये तो हमारे धर्म को ही नष्ट कर दे रहे हैं, हमारे धर्म में बहुत सारी चीज़ें बदल दे रहे हैं, एक विडो को मैरिज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये तो विडो रीमैरेज एक्ट लेके आ रहे हैं। तो इस प्रकार से लोगों के अंदर जो है ऐसा लगा उनको कि उनका धर्म खतरे में है, तो एक धर्म ये जो है रीज़न बना इस रिवॉल्ट का। तो ये थे कुछ हमारे रिलीजियस कॉजेज़, सोशल रिलीजियस कॉजेज़। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। इसके बाद क्या है कि एक सेकेंड, जो रिवॉल्ट था इसमें आउटसाइड इवेंट्स का क्या इन्फ्लुएंस रहा है। ठीक है, तो आउटसाइड में क्या था कि जैसे कि मान लीजिए कि
जो ब्रिटिशर्स थे, जैसे कि फर्स्ट अफगान वार हुआ 1838 टू 1842 में, तो इसमें क्या हुआ कि अफगान से ये ब्रिटिशर्स को काट काट के इनको भगाया गया वहाँ से। तो जब इनको इतना मार पीट के भगाया गया तो लोगों के माइंड में ये चला कि अरे ये ब्रिटिशर्स जो है सुपीरियर नहीं है, इनको भी हराया जा सकता है। पंजाब वार हुआ जिसमें जब तक रंजीत सिंह थे तब तक इन्होंने पंजाब को कभी भी अपने अपने में नहीं मिला पाएगी अंग्रेज़। तो लोगों को लगा कि अरे ये ब्रिटिशर्स जो, और जब ये पंजाब में गए, पंजाब को एनेक्स करने लगे, तो इसमें इनकी बहुत ज़्यादा मतलब इनको बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया, इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तब लोगों के माइंड में ये माइंड सेट हुआ कि अरे ब्रिटिशर्स जो हैं बहुत सुपीरियर नहीं है, इनको भी हराया जा सकता है, इनका अपना भी नुकसान होता है रिवॉल्ट में। और क्या था कि क्रीमिया वार हुआ 1854 टू 1856 में, तो उसमें भी इनको हार का सामना करना पड़ा। तो इस प्रकार से लोगों में एक ये जो आउटसाइड इवेंट हो रहे थे, ये लोगों के माइंडसेट को चेंज कर रहे थे कि ये ब्रिटिशर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर पावर नहीं है, इनको भी हराया जा सकता है, इनको भी डिफीट किया जा सकता है। तो ये थे हमारे आउटसाइड इवेंट के इन्फ्लुएंस थे। अब क्या था कि डिसकंटेंट अमंग सिपॉयज, जो सिपॉयज थे, जो जो हमारे सैनिक थे, उनके अंदर कैसे म्यूटनी जागी। तो क्या था कि जो सिपॉयज थे वो, जैसे कि भारत में जो ब्रिटिश सैनिक थे उनमें जो इंडियन सिपॉयज थे उनका जो परसेंटेज था वो 87% था। मतलब 87 जो ब्रिटिशर्स आर्मी में जो थे वो इंडियन लोग ही थे, बाकी के यूरोपियन लोग थे। लेकिन जैसे कि मान लीजिए कि कोई इंडियन सिपाही है, वो उस आर्मी में 10 साल से अपनी सर्विस दे रहा है, लेकिन कोई अभी आकर के कोई यूरोपियन जो है अभी 1 साल ही हुए उसको सर्विस दे, तो वो हमेशा सुपीरियर समझा था। मतलब इंडियन लोगों को हमेशा इन्फीरियर माना जाता, कहते थे ये लोग, और ख़ुद को सुपीरियर बताते थे, भले ही वो उनसे इन्फीरियर ही हो हर मायने में। और क्या था कि टाइम पे प्रमोशन नहीं देते थे इनको। और जैसे कि था कि जैसे कि कोई सिपाही हो, वो अपने घर से दूर जो है, अगर वो क्या कर रहा है, अपने घर से दूर अगर वो मान लीजिए कि अपनी सर्विस दे रहा है, तो उसको एक एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता था, एक भत्ता मिलता था जिसमें उसको ज़्यादा पैसे दिए जाते थे। वो भत्ता भी इन्होंने बंद कर दिया। और लॉर्ड कैनिंग ने एक नियम लेके आया 1856 में, एक ऐसा कानून कि जिसके थ्रू जो है कोई भी अगर मान लीजिए सिपाही है, उसको जो है समुंदर पार करके अपनी सर्विस जो है बाहर देशों में भी देनी होगी। तो उस समय हिंदू लॉ के अनुसार ये माना जाता था अगर आप समुंदर पार करते हैं तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। तो ये था जो है सिपाही में डिसकंटेंट हो रहा था, इस प्रकार से उनमें जो है गुस्सा फूट रहा था। अब रिवॉल्ट की बिगनिंग कैसी हुई और ये स्प्रेड कैसे हुआ इतने सारे बड़े पैमाने पे, ये क्या है, सबसे पहले देखते हैं द स्पार्क स्टार्ट एट मेरठ। मेरठ से कैसे स्पार्क स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में